हाय एवरीवन, सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे एन सिन्हा से। सीरियल वाइज चलते हुए एक्सरसाइज में हम लोग पहुँचे थे और उसमें से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है सॉल्व करा था हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टॉपिक का। बीच में इसमें एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला एक कंपाउंड insoluble in water is a steam distilled at 97 degrees Celsius. The distillate containing 68 weight% water. The vapor pressure of water at 97 degrees Celsius is 682 mm Hg. So what is the molecular weight of the compound? What is the molecular weight of the compound? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि कोई एक कंपाउंड है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, वाटर में इसको मिला है, इनसॉल्युबल है। अब बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन को, मतलब कंपाउंड मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, इसको हीट किया जा रहा है 97 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस केस में वेपर बनेगा, स्टीम बनेंगे, और जो स्टीम बनेगा उसमें से कंपाउंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि कंपाउंड नॉन वोलेटाइल है, बस बोला है कि जो कंपाउंड है वह वाटर में इनसॉल्युबल है। तो जब इसको हीट करेंगे हम लोग, इसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे ऐसा, तो स्टीम में वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और उस कंपाउंड का भी होगा। अब बोल रहा है कि द डिस्टिलेट कंटेनिंग इतना weight% वाटर। अब जो डिस्टिल किया गया है इसको, तो इसका जो स्टीम बना है इसमें बोल रहा है कि 68% वाटर है। बाई मास कंपैरिजन किया गया है, कहीं मेंशन लिखा हुआ है 68%, मतलब बाई मास कंपेयर किया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से जो दिया हुआ है मास ऑफ वाटर वो हो गया है 68 ग्राम। मास ऑफ वाटर हम लोग कितना ले लेंगे अपने से, 68 ग्राम ले लेंगे ऐसा। तो मास ऑफ कंपाउंड कितना बचेगा, तो कंपाउंड का मास हो जाएगा 100 - 68, मतलब कि 32 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इतना डिग्री सेल्सियस, मैंने प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, मतलब कि P0 A गिवन है 682 mm Hg। अब देखो एक बात देखोगे तो स्टीम डिस्टिलेशन किस टेम्परेचर पे किया गया है ये दिया हुआ है, लेकिन प्रेशर का जिक्र नहीं किया है। आखिर स्टीम डिस्टिलेशन में या स्टीम बनेगा तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस प्रेशर के बारे में डिस्कशन नहीं है। यहाँ ही जो प्रेशर दिया हुआ है तो प्योर वाटर का है। स्टीम में तो यहाँ भाई कुछ न कुछ कंपाउंड्स भी होंगे, जो इनसॉल्युबल कंपाउंड लिया गया है उसका भी होना है। तो उसका जिक्र नहीं किया गया है कि किस प्रेशर पे स्टीम डिस्टिलेशन
किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस प्रेशर को कि द प्रेशर एट विच स्टीम डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट, ये अपने आप हम लोग लेकर के चलेंगे एक एटीएम मतलब 760 mmHg। मेंशन नहीं है तो अपने आप कन्वेंशन के अनुसार हम लोग यही करेंगे कि स्टीम डिस्टिलेशन जिस प्रेशर पे किया जा रहा है उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि हम लोग लेकर के चलेंगे इतना mmHg। तो कहने का मतलब कि ई जो है ना ये टोटल प्रेशर हो गया, हाँ 760 mmHg टोटल प्रेशर, इसमें से वाटर का दिया हुआ है 682 mmHg। तो उस कंपाउंड का कितना आएगा, उस प्योर कंपाउंड का कितना आ जाएगा तो माइनस कर देंगे 760 माइनस 682 तो आ जाएगा 78 mmHg। अच्छा समझ गए यहाँ तक। डिस्टिलेट में 68% वाटर था बाई मास मतलब 68 ग्राम वाटर, बाकी 32 ग्राम कंपाउंड। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। स्टीम डिस्टिलेशन किस प्रेशर पे कैरिड किया जा रहा है वो नहीं मेंशन है, केवल टेम्परेचर दे करके रखा है। तो खुद ब खुद हम लोग मान लेंगे कि स्टीम डिस्टिलेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि एक एटीएम मतलब इतना mmHg पे किया जा रहा है। तो वह जो प्रेशर है वह पूरे मिक्सचर का प्रेशर होगा जिसमें वाटर और वह कंपाउंड दोनों है। तो वाटर का तो दिया हुआ अलग से इतना, तो कंपाउंड के लिए इतना आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं पीछे जो पढ़े हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो इसका मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई सेम कांस्टेंट देंगे हम लोग, काहे कि वही मिक्सचर है। रेशियो निकाल लोगे तो कांस्टेंट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जाएगा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड, इधर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का तो दिया हुआ है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 682, कंपाउंड का 78 हम लोग निकाले वहाँ। इधर से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो वाटर का गिवन मास हो गया 68, मोलर मास 18, कंपाउंड का गिवन मास 32, मोलर मास नहीं पता है तो वही तो निकालना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट। बस इसको सॉल्व कर देना है हम लोग को, बस सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा 682 बाई 78, इधर हो जाएगा 68 बाई 18 इंटू m बाई 32। तो यहाँ से जब निकालोगे m तो हो जाएगा 682 इंटू 18 इंटू 32 बाई 68 इंटू 78। तो यहाँ से इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 74 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से बनेगा यह क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग था, अजीब भी बोला जाए, लेकिन वही कंसेप्ट हम लोग को अप्लाई करना था वेपर प्रेशर वाला। मेन यहाँ समझना था कि जो लिखा हुआ है कि स्टीम डिस्टिलेशन किया गया उसके बाद उस डिस्टिलेट में इतना वेट % वाटर है, वहीं से सारा कंसेप्ट आया है। उसके बाद फिर यह जो कंडीशन हम लोग खुद लेकर के चले तो लेकर के चलना ही होगा, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है कि उसका क्या प्रेशर होगा। और एक ही तो हम लोग जान ही रहे थे कि जो वेपर प्रेशर है वह ये होता है प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स का। तो वैसे वहाँ खुद से हमने रिलेशन क्रिएट करा, और रिलेशन क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ से निकल गया हम लोग का उस कंपाउंड का मोलर मास। इसके बाद इधर 20 तक हम लोग कर चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं 22 तक। सॉरी 20 तक किए थे, तो 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
जो कि रॉल्स लॉ से ही रिलेटेड है। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें से दो प्योर लिक्विड्स दिए हुए हैं ए और बी। दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है P0 A 300 mmHg और बी के लिए मतलब P0 B गिवन है 800 mmHg। एक टेम्परेचर मेंशन है, जहाँ भी वेपर प्रेशर दिया हुआ होगा एक टेम्परेचर जरूर दे करके रखेगा। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर सच दैट इट बॉइल्स एट 75 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली यहाँ से जो है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर निकालना है। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मतलब कि ए और बी का कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन निकालना है, इतना ही जान लो। ए और बी का जो है क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। एक चीज़ और दे करके रखा है, बोला है कि यह जो कंपोजिशन है पूरा ए और बी का जो मिक्सचर है वह मिक्सचर बॉयल कर रहा है 75 डिग्री सेल्सियस पे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 75 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर से हम लोग को कोई मतलब तो नहीं है, मतलब है इससे बॉइलिंग पॉइंट से कि किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि उसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm का, मतलब 760 mmHg का। तो यदि लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन 75 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है तो वह बतलाना चाह रहा है कि उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वह 1 एटमॉस्फेरिक है, मतलब कि 760 mmHg है। तो यहाँ से जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा P, वह हो जाएगा 760 mmHg। अब हमने पढ़ा है रॉल्स लॉ से, फ्रॉम रॉल्स लॉ क्या पढ़ा है हमने कि P इक्वल टू P0 A इंटू एक्स ए प्लस P0 B इंटू एक्स बी। किसी को चेंज कर दो, P0 A इंटू एक्स ए प्लस P0 B और एक्स बी को लिख दो 1 माइनस एक्स ए, लिख ही सकते हैं हम लोग ऐसा। तो P0 A इंटू एक्स ए प्लस P0 B माइनस P0 P इंटू एक्स ए, ऐसा। तो अगेन इसको आगे बढ़ाते हैं। P इक्वल टू, इन दोनों जगह से एक्स ए कॉमन आ जाएगा और बचेगा P0 A माइनस P0 B इंटू एक्स ए प्लस P0 B, ये बच जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। P टोटल है 760, P0 A 300, 800, एक्स ए प्लस P0 B इज 800। यहाँ से एक्स ए निकालोगे तो सबसे पहले तो ये माइनस हो जाएगा 760 माइनस 800 बाई ये आ जाएगा 300 माइनस 800 हो जाएगा -40 एंड दिस वन इज -500, ये ख़त्म। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स ए यहाँ से कितना आ जाना है 0.08 आ जाएगा। हाँ, तो जब एक्स बी निकालोगे तो एक्स बी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस एक्स ए हम लोग कैलकुलेट किए 0.08, सो द आंसर इज 0.92, ऐसा। समझ गए? तो यह तो बिल्कुल रॉल्स लॉ पे ही था। इसमें से एक नया बात जो अभी हम लोग सीखे या क्वेश्चन जो हमको सिखाना चाह रहा था, जो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, वह दिस वन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। चूँकि लिख करके रखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा किया है कि सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पे बॉयल कर जा रहा है। तो भाई कोई भी लिक्विड तभी बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। मतलब इनडायरेक्टली उसने कहा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप इतना लो 1 atm 760 mmHg। उसके बाद तो सिंपल सा था, ऐसे प्रॉब्लम्स कई किए हैं हमने।
तो 21 नंबर था। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बड़ा सा क्वेश्चन है। लिक्विड्स P एंड Q फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। दो लिक्विड गिवन है P और Q। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर P एंड Q एट इतना डिग्री सेल्सियस और इतना। P का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 300 mmHg, Q का दे करके रखा है 100 mmHg रेस्पेक्टिवली। सपोज दैट द वेपर एबव ए सॉल्यूशन composed of 1 mole of P and 1 mole of Q at 80 degree Celsius is collected and condensed. Suppose that the vapor above a solution, हाँ मैंने ऐसे बोल रहा है कि सॉल्यूशन है P और Q का, ऐसे हीट किया गया, वेपर बना, तो वेपर में P है 1 मोल और Q भी है 1 मोल। वेपर फेज में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। एंड कंडेंस्ड, और ये जो वेपर है इसको फिर कंडेंस किया गया, वापस से इसको जो है लिक्विड में बदल दिया गया, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एंड वेपर इज अगेन कंडेंस्ड टू फॉर्म ए लिक्विड। हाँ, तो इतना नहीं, द कलेक्ट एंड कंडेंस दिस कंडेंसेट इज देन हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस। अब फिर जो यहाँ कंडेंस्ड मिला है, फिर बोल रहा है कि इसको हीट किया है 80 डिग्री सेल्सियस पर, फिर वेपर बना है, ठीक, और फिर वेपर बना, इसको अगेन फिर से कूल किया गया है और एक लिक्विड बनाया गया है R। तो निकालना है इसमें P और R का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। देखो 3 बार बोल दिया है। सबसे पहले बोल रहा है कि P और Q दो प्योर लिक्विड्स हैं, दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है। उन दोनों लिक्विड को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। कितना मिलाया गया है इसका कोई चर्चा नहीं है। दोनों को मिला करके जो सॉल्यूशन बनाया गया, फिर उसको जो हीट किया गया, तो जो वेपर वहाँ बना, वो वेपर में P का 1 मोल है, Q का 1 मोल है, ठीक। अब इस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बनाया गया, इसी वेपर को जिसमें P का 1 मोल और Q का 1 मोल था। फिर जो यहाँ लिक्विड बना उसको अगेन 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया और अगेन 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके फिर से जो वेपर बना अगेन उसको कूल करके एक लिक्विड बनाया गया R। तो इसमें यहाँ जो सॉल्यूशन बन रहा है लिक्विड, उसमें बोल रहा है R और P का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो एक जो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ लिक्विड बना है, नंबर ऑफ मोल्स P और Q का तो वही होगा जो वेपर में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ क्या होगा वो हम लोग को नहीं पता है, और यहाँ तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट ही करना है। थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्वेश्चन लंबा कर दिया है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इस वेपर फेज में नंबर ऑफ मोल्स P1 और नंबर ऑफ मोल्स QV1। तो जब निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ P, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q, मतलब 1/1 + 1 मतलब 1/2। तो इसका मतलब हो गया कि वेपर फेज में जो P का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ P इन द वेपर फेज इक्वल टू 1/2, उसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ Q इन द वेपर फेज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए। उसके बाद टोटल प्रेशर तो नहीं गिवन है, तो टोटल प्रेशर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मान करके चलेंगे 760 mmHg, इतना हम लोग लेकर के चलेंगे। या इसमें टोटल प्रेशर तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा।
टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना होगा, अपने से लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह का कोई बात या जिक्र इसमें नहीं है। तो अभी तक हमने इतना किया। अब क्या पढ़ें ज़रा याद करो कि मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज का क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था पार्शियल वेपर प्रेशर बटे टोटल प्रेशर, यही था, पार्शियल वेपर प्रेशर बाई टोटल प्रेशर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पी इन द वेपर फेज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी बाई टोटल वेपर प्रेशर, ऐसा। अभी पार्शियल वेपर ऑफ पी तो निकला नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज में पी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ पी को रॉड्स लॉ के अनुसार लिखोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी बाई पी टी टोटल प्रेशर, ऐसे करके। उसी प्रकार से इधर से क्यू का लिखते जाओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू इन द वेपर फेज बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू बाई टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ क्यू इन द प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू बाई टोटल प्रेशर, ऐसा। रॉड्स लॉ से हम लोग आगे बढ़ाते चल रहे हैं इसको। अब यहाँ से देखोगे तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में दिया हुआ है, प्योर स्टेट में भी वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ये मोल फ्रैक्शन है 1/2, प्योर स्टेट में दिया हुआ है 300। यह मोल फ्रैक्शन तो हम लोगों को नहीं पता है और टोटल प्रेशर भी नहीं पता है। यहाँ भी 1/2 क्यू का दिया हुआ है 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू नहीं पता है, टोटल प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं पता है। अब इसको ज़रा सा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ऐसा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल प्रेशर बराबर आ जाएगा कितना, 600 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। यहाँ से वैसे ही टोटल प्रेशर निकालोगे तो 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू। तो बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। सिंपल सा क्या, सो देखो, ई भी टोटल प्रेशर है, ई भी टोटल प्रेशर है। तो यदि दोनों टोटल प्रेशर है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। दोनों टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो इसको ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि टोटल प्रेशर इक्वल टू ऐसे करके 600 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी बराबर 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू। एक टर्म में लेते आओ, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू को लिख दो ऐसा, चलो यहाँ रहने दो ऐसे, 600 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी बराबर 200 और 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, तो हो जाएगा 600 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी बराबर 200 माइनस 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 800 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी बराबर 200, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पी बराबर 200 800, ये ख़त्म हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 मतलब कि कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो जब यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू निकालोगे तो आ जाएगा 0.75, ऐसा। तो यही शायद हम लोग को कैलकुलेट करना था, मोल फ्रैक्शन ही दोनों का। क्वेश्चन में बाई मिस्टेक लिख दिया है कि मोल फ्रैक्शन पी, अच्छा नहीं ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी इन आर, आर में पी का मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो निकाल तो लिए हम लोग 0.25, वहीं से निकलेगा क्यू का 0.75। कैलकुलेशन कैसे बड़ा हो गया देखो, एक बार फिर से इसको बताते हैं कि दो लिक्विड्स थे पी और क्यू, दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन था। इसको हमने हीट करा, वेपर बना, वेपर में पी का 1 मोल क्यू का 1 मोल, तो वहीं से हम लोग निकाल लिए मोल फ्रैक्शन कि पी का मोल फ्रैक्शन कितना, क्यू का मोल फ्रैक्शन कितना, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया 1/2 वेपर फेज में। अब वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन इतना है और यही वेपर को जा कर के इसमें कंडेंस किया गया है,
तो जो कंपोजिशन यहाँ होगा वही कंपोजिशन यहाँ होगा। तो जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, पार्शियल वेपर प्रेशर बटे टोटल प्रेशर, यही पढ़े हैं। अब पार्शियल वेपर प्रेशर का फार्मूला हो गया वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मतलब अब यहाँ सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है वो हम लोग निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना है उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट किए सॉल्यूशन वाला मोल फ्रैक्शन तो वही इतना है। अब इसी को फिर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जो कंपोजिशन यहाँ होगा वही कंपोजिशन जो है सो यहाँ होना है, सेम दोनों जगह। इसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया कि यहाँ से भी हम लोग टोटल प्रेशर निकाले, यहाँ से भी टोटल प्रेशर निकाले, तो चूंकि सेम सॉल्यूशन है, पी और क्यू का मिक्सचर है, तो दोनों टोटल प्रेशर सेम ही होगा। तो दोनों टोटल प्रेशर को इक्वेट कर दिए और यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू, और यही मोल फ्रैक्शन पी और क्यू जो है इसमें, या फिर बोलो पी जब यहाँ चला गया आर में तो वहाँ सेम मोल फ्रैक्शन होना है दोनों जगह। थोड़ा सा बड़ा और कॉन्सेप्चुअल था, तो खैर हो गया, कर लिया इसको हमने। वैसे ही एक दो क्वेश्चंस और बच जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मतलब ये जो था इसमें रॉल्ड्स लॉ, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस थे। 22 तक तो हमने करा, 2 क्वेश्चन जो है 23 और 24 उसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।